Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पहल शुरू करी है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें हमने लास्ट टाइम पीपल एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने MDG और SDG के गोल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में उसी के ऊपर जो लिंक है, जो नेशनल मिशन है, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन सा? NAPCC। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट नोट्स ऑन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको भी हम उसी तरह से याद करेंगे। पहले इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक खूबसूरत कहानी के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं मीनिंग। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज एन इंडियन इनिशिएटिव फॉर एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब कि ये एक तरह का देश का खुद का यानी इंडियन इनिशिएटिव है, जिसका मेन फोकस है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च ऑन जून 28, 2008। ये कब आया था? 2008 में आया था, जून 28 में। क्या फोकस है इसका? बेसिकली फोकस है प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए और किस तरह से उसको समझा जाए। इसके अलावा अडेप्टिंग एंड मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स है कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें टोटली 8 मिशन की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की। तो नेशनल सोलर मिशन क्या कहता है? इसमें हम बात करते हैं बेसिकली कि जो सूरज से मिलने वाली एनर्जी है उसको हम किस तरह से संभाल के रखें और हम उसको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात की गई है, उसको किस तरह से संभाल के रखना है और किस तरह से उसे यूज़ करना है। अगला मिशन जो है वो है एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब कि जो भी एनर्जी है उसको किस तरह से एनहेंस करना है, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है। जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसको किस तरह से हमें डेवलप करना है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है ताकि लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है। अगला पॉइंट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। देखिए, सस्टेनेबल से एक चीज़ याद आती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो क्या थे? वो हमारे पूरी दुनिया के वो गोल्स थे जो बोले गए थे कि ये 17 पॉइंट आपको अपने देश में इंप्लीमेंट करने हैं ताकि आप कहीं ना कहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या बताया था उसमें? यही था कि हमारी जो प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं उसको इस तरह से पूरा किया जाए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उनको कोई चीज़ कमी ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो मिशंस हैं ये भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस चीज़ से लिंक करेंगे। जैसे कि ये पॉइंट कर रहा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, मतलब कि कुछ इस तरह से हैबिटेट बनाया जाए जो सस्टेनेबल हो, यानी हमारे लिए भी यूज़फुल हो और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। अगला है नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन क्या कहता है कि जो पानी है उसकी कमी हो रही है उसको किस तरह से संभालना है, किस तरह से हम पानी को स्वच्छ कर सकते हैं। लाइक गंगा मिशन, यमुना मिशन, इनको साफ़ रखने की बात की जा रही थी। तो ये सब क्या है कि हम किस तरह से पानी को सेव कर सकें जो हमारे लिए भी काम आए और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी काम आए। अगला पॉइंट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। देखिए यहाँ पे भी सस्टेनिंग की बात आ रही है। तो वही वाली बात है कि जो हिमालय का इकोसिस्टम है उसको इस तरह से मेंटेन करके रखना, इस तरह से संभाल के रखना कि वो हमारे साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज़फुल हो। अगला ग्रीन इंडिया मिशन। अब देखिए, जब ये सारे मिशन जो हमने अभी तक पढ़े हैं अगर ये सही सही चलते रहे तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया है वो उस ग्रीन मिशन में आ जाएगा। इंडिया में पॉल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर फ़र्क आएगा, क्योंकि जब चीज़ें सही होंगी तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट भी अच्छा हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अभी देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन को इतना टाइम हो गया तो हमने कई बार ये सुन लिया नेचर इज़ हीलिंग। तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि हमें जब समय मिल गया तो अपने आप चीज़ें सुधर रही हैं। तो यही बात बोलिए ग्रीन इंडिया मिशन। अगला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे बात की गई है कि एग्रीकल्चर की, कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको भी इस तरह से काम में लाए कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और तो और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी उसमें काफ़ी उपजाऊ हो। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो खाने पीने की उपजाऊ शक्ति है या जो ज़मीनें हैं वो कम हो रही हैं। तो किस तरह से उस कम ज़मीन में से इस तरह से उसको उपजाऊ बनाया जाए कि उससे प्राप्त होने वाली चीज़ें हमें भी और हमारी आने वाली जनरेशन को भी सेटिस्फैक्शन दे सके और हमारी नीड्स को पूरा कर सके। लास्ट पॉइंट है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। इसमें हम बात क्या करते हैं कि कुछ इस तरह की नॉलेज हो जो हमारे क्लाइमेट चेंज को हेल्प करे, कि जो भी हमारे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहा है उसके रिलेटेड हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसी हमें स्ट्रेटेजिक नॉलेज बनानी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरे 8 के 8 इसके मिशन से। अब हम इस डायग्राम के थ्रू और कहानी को इस तरह से लिंक करेंगे कि हमें ये सब चीज़ें समझ आ जाए। तो कहानी हम बिल्कुल एक छोटे बच्चे की कहानी से लेंगे, उससे क्या होगा कि हमें लिंक करना आसान हो जाएगा।
सबसे पहले बोला है नेशनल सोलर मिशन। तो इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं कि एक कोई बच्चा था, उसने देखा कि भाई विटामिन डी मिलता है मेरे को सूरज में रहने से, तो वो सूरज की एनर्जी ली। सबसे पहले उसने सूरज की एनर्जी ली। जब सूरज की एनर्जी ली तो उसको पता चला और भी एनर्जी है, कौन सी, विंड एनर्जी है या फिर सूरज की है। तो ये सब एनर्जी को उसने फिर एफिशिएंटली यूज़ करने का सोचा कि भाई अब इस एनर्जी को मैं क्या करूँ, मेरे को मिल तो रही है इससे एनर्जी, इसका यूज़ कैसे किया जाए। तो इसका यूज़ कहाँ किया उसने सस्टेनेबल हैबिटेट में इसका यूज़ किया। समझदार बच्चा था तो उसने सोचा कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि हमारी जो अभी की जनरेशन है वो भी खुश रहे और आने वाली जनरेशन भी खुश रहे। तो उसने क्या किया, इसको यूज़ किया किसमें, सस्टेनेबल हैबिटेट्स में। अब यहाँ पे जब हैबिटेट्स को उसने बात करी तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान गया किसकी तरफ, पानी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। उसको थोड़ी सी प्यास लगी तो उसने पानी को देखा, तो उसने फिर देखा यार कमी तो पानी की भी आ रही है, पानी भी ऐसा हो रहा है, तो उसको किस तरह सुधारना है। तो उसने वाटर मिशन के बारे में सोच लिया यहाँ पे कि भाई पानी को हम किस तरह सुधार सकते हैं, क्या हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब पानी की बात आई तो पानी से ही हम रिलेट कर देते हैं एग्रीकल्चर को। जब उसने पानी का सोचा तो उसने सोचा खाने का। अब खाने का सोचा तो खाने के साथ ये पता चला कि खाना आता है किससे, एग्रीकल्चर से। और जो एग्रीकल्चर है अगर वो अच्छा होगा तो कितना बढ़िया होगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान गया कि ये भी इस तरह से होना चाहिए कि मेरे लिए भी फ़ायदा हो और मैं भी भरपूर खा सकूं और आगे और भी लोग इसे खा सके। इसके बाद जब उसने खाया पिया, इतना सब सोचने के बाद जब उसने खा पी लिया तो उसने ये देखा कि भाई जो हमने इतना खा पी लिया है, अब उसने सोचा कि कुछ क्लाइमेट की वजह से भी चेंज होता है एग्रीकल्चर्स में। उसने देखा कि भाई कभी कभार ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है मेरे को कि मैं जो एग्रीकल्चर में ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि समय से पहले बारिश आ जाए तो गेहूँ ख़राब हो जाती है। तो ये सब सोचा, तो यहाँ पे उसका दिमाग चला कि भाई कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जो हमें नॉलेज दे कि किस तरह से हम जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है अपने आप, इसको हम सुधार सकें। यहाँ से उसका ये स्टेप भी क्लियर हो गया और बच्चा थोड़ा और समझदार हो गया। अब क्या हुआ, इसके ऊपर उसने सोचा तो उसको रिसर्च करने पर पता चला कि हमारा हिमालय का जो इकोसिस्टम है वो भी अगर अच्छा हो जाए और वो अच्छा ही रहे तो हमारे इससे क्लाइमेट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उसने हिमालय के इकोसिस्टम के बारे में सोचा। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट भी हो गया। अब जब ये सारे पॉइंट उसको समझ आए, इतने सारे पॉइंट उसने कर दिए, तो उसको इनडायरेक्टली या ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, पूरे देश को ग्रीन कर दिया। मतलब ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव, उसको पता ही नहीं चला और सारा काम हो भी गया। अब इसमें ना कुछ टारगेट्स हैं जो NAPCC के थ्रू लिए गए हैं। वो टारगेट क्या है, कैसे लिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, टारगेट रखा गया है 2022 का। क्या रखा गया है कि इंडिया में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, मतलब कि वो सोर्स जो बार बार मिले हमें एनर्जी दे सकते हैं, 2022 तक का हमने टारगेट रखा है। कितना टोटल टारगेट है, 175 गीगावाट। अब ये किस तरह से बटा हुआ है, सबसे पहले तो हम सोलर की बात करेंगे। तो देखिए 100 इसमें जो है 100 गीगावाट सोलर की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि 40 गीगावाट तो रूफटॉप सोलर होगा और बाकी जो होगा वो सोलर फोटोवोल्टेइक होगा, यहाँ से लिया जाएगा। तो 60-40 तो ये आपका उसका हो गया सोलर का। इसके बाद आपका अगला आता है सबसे बड़ा विंड, कि आपकी जो विंड से मिलती है एनर्जी उसको हम किस तरह तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया उसको 60 गीगावाट तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगला आता है बायोमास। बायोमास क्या होता है, जो नेचुरली आपकी बायोमास चलता रहता है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की। तो ये कितना 10 गीगावाट इसका टारगेट रखा गया कि इसका यूज़ करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, इसका यूज़ करके हम नई नई चीज़ें करें। इसके बाद सबसे लास्ट में जो बात करते हैं 5 गीगावाट की बात करते हैं, स्मॉल हाइड्रोज, जो छोटे छोटे हाइड्रोज हैं उनकी भी यहाँ पे बात की गई है। तो ये टोटल टारगेट जो रखा गया है इसका आप टोटल करेंगे तो देखिए 60 + 40 100, 160 160, 160 and 10 170 and 175। तो 175 गीगावाट का पूरा टारगेट रखा हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। थैंक यू।